नमस्कार, मैं हूं आपका अपना मुकेश उपाध्याय और इस वक्त दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि फैसलों से तय हो रहा है। 28 फरवरी से शुरू हुआ ईरान संघर्ष अब एक क्षेत्रीय टकराव से निकलकर वैश्विक कूटनीति की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका इस जंग में धीरे धीरे अकेला पड़ता जा रहा है? क्योंकि जो देश कभी अमेरिका के सबसे मजबूत सहयोगी माने जाते थे, आज वही देश इस युद्ध से दूरी बना रहे हैं। और ये दूरी सिर्फ बयानबाजी नहीं, यह एक बड़ा संकेत है बदलती हुई विश्व व्यवस्था का। सबसे पहले बात करते हैं इटली की, जो नाटो का सबसे अहम सदस्य है, लेकिन उसने ऐसा फैसला लिया जिसने वॉशिंगटन को चौंका दिया, हिला दिया। मिडिल ईस्ट की ओर से जा रहे एक अमेरिकी विमान को सिसिली के सिलोनेला एयरबेस पर उतरने की अनुमति नहीं दी। इटली के रक्षा मंत्री गुइडो ने साफ कहा, लैंडिंग से पहले कोई औपचारिक अनुमति नहीं ली गई और नहीं इटली के सैन्य कमांड से सलाह ली गई। यानी ये कोई सामान्य या समझौते के तहत होने वाली उड़ान नहीं थी। अब सोचिए, नाटो का सदस्य देश ही अगर अमेरिका को रोक दे तो ये सिर्फ तकनीकी मामला नहीं है बल्कि साफ संदेश है, हर युद्ध हमारा नहीं है। अब आते हैं तुर्की पर, जिसने इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अलग भूमिका निभाई है। नाटो में होने के बावजूद तुर्की ने अमेरिका के साथ सीधे खड़े होने के बजाय खुद को मध्यस्थ के रूप में पेश किया। राष्ट्रपति एर्दोगन ने साफ शब्दों में कहा, ये युद्ध भले ही इजराइल से जुड़ा हो, लेकिन इसकी कीमत पूरी मानवता चुका रही है। तुर्की लगातार दोनों पक्षों के बीच संदेश पहुंचा है और बार बार युद्ध विराम की अपील कर रहा है। यानी जहां दुनिया का एक हिस्सा युद्ध को आगे बढ़ा रहा है, वहीं तुर्की उसे रोकने की कोशिश में लगा है। अब बात करते हैं स्पेन की, जिसने और भी सख्त रुख अपनाया। स्पेन ने साफ तौर पर अमेरिकी विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र ही बंद कर दिया। रक्षा मंत्री मार्गरीटा रोबेल्स ने अमेरिका को ये बात शुरू में पता थी। वहीं प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez ने इस युद्ध की कड़ी निंदा करते हुए साफ कहा है कि स्पेन के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। यानी यूरोप का एक और बड़ा देश इस जंग से दूरी बना रहा है। अब नजर डालते हैं यूनाइटेड किंगडम पर, जो परंपरागत रूप से अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी माना जाता है, लेकिन इस बार यहाँ की सीमाएं तय कर दी गई है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है कि ब्रिटेन अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल सिर्फ डिफेंसिव स्ट्राइक के लिए ही करने देगा। और सबसे अहम बात, उन्होंने साफ कहा है कि उनका देश इराक युद्ध जैसी गलती दोहराना नहीं चाहता। हालांकि RAF एयरफोर्स से अमेरिकी B-52 बम्बर उड़ान भरते देखे गए, लेकिन फिर भी ब्रिटेन ने स्पष्ट किया है वो सीधे हमले का हिस्सा नहीं बनेगा। अब आते हैं यूरोप के दो और बड़े स्तंभों पर, जर्मनी और फ्रांस। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज कहते हैं, बिना युद्ध खत्म किए कोई बड़ा कदम उठाना सही नहीं होगा। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति एमुल मैक्रोन का बयान और भी साफ है, अभी सबसे जरूरी काम है तनाव कम करना और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना। यानी पूरा यूरोप एक ही दिशा में सोच रहा है, युद्ध नहीं शांति चाहिए। इतना ही नहीं, 7 बड़े देशों का एक समूह भी सामने आता है, जिसमें जापान और कनाडा जैसे देश शामिल हैं। इन देशों ने कहा है कि वे समुद्री रास्तों की सुरक्षा के लिए कदम उठा सकते हैं, लेकिन पहले युद्ध खत्म होना जरूरी है। यानी प्राथमिकता साफ है, सुरक्षा लेकिन बिना युद्ध के। अब बात करते हैं खाड़ी देशों की, जहां स्थिति सबसे ज्यादा जटिल है। सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे देश सीधे युद्ध में कूदने से बच रहे हैं। हाँ, वे अपने यहाँ अमेरिकी ठिकानों का इस्तेमाल करने दे रहे हैं, लेकिन खुद मैदान में नहीं उतर रहे। वहीं कतर और ओमान ने साफ चेतावनी दी है, इस युद्ध के गंभीर परिणाम होंगे, लेकिन वे सीधे सैन्य कार्रवाई से दूरी बनाए रखे हुए हैं। तो तस्वीर अब बिल्कुल साफ है, अमेरिका के पास ताकत है, लेकिन साथ कम होता जा रहा है। जो देश कभी बिना सवाल किए समर्थन देते थे, आज वही शर्तें रख रहे हैं, सीमाएं तय कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात, शांति की अपील कर रहे हैं। तो सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक युद्ध है या फिर बदलती हुई दुनिया का संकेत? क्या अमेरिका का प्रभाव धीरे धीरे कमजोर हो रहा है या फिर दुनिया अब संतुलन की नई दिशा में बढ़ रही है? एक बात तय है, ये संघर्ष सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर पूरी दुनिया की राजनीति पर पड़ेगा और शायद आने वाले समय में यही तय करेगा कि वैश्विक ताकत का केंद्र कहां होगा। तो दोस्तों, मैं था आपके साथ मुकेश उपाध्याय। जय हिंद, जय भारत।